देखिए हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 में वर्ग हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, वर्ग क्या होता है, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, इसके बारे में एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ चुके हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल क्या होता है। इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 में वर्गमूल दिया गया है बनाने के लिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी सवाल है उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, पहले लिखे हैं वर्गमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। वर्गमूल क्या होता है पहले इसको आप जान लीजिए। यहाँ पे हम लिखे हैं कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसी को हम वर्गमूल कहते हैं। देखिए वर्गमूल को इस तरह से सूचित करते हैं। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझिए कि ये वर्गमूल है। तो ये परिभाषा क्या कह रही है पहले इसको समझिए। देखिए जैसे एक हम संख्या लिए हैं 25, कोई संख्या दिया हुआ है 25। ठीक है, और इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। ठीक है, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए 5 गुना 5 यानी कि 5 का वर्ग, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। अब देखिए वर्गमूल के अंदर में अगर वर्ग है यानी कि एक ही संख्या दो बार है गुना में, तो एक बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि 25 का वर्गमूल हुआ 5। तो देखिए परिभाषा में क्या कह रहा है ऐसा समझिए। कहता है कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल, देखिए संख्या दिया हुआ है 25 और 25 का वर्गमूल है 5। तो कहता है कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे वर्ग करने पर, यानी कि ये जो वर्गमूल है इस वर्गमूल को आप वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब हुआ कि जो संख्या है उसी संख्या से गुना कर दीजिए तो इसका वर्ग निकल जाता है। ठीक है, तो 5 में 5 से आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे परिभाषा में कहता है कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे वर्ग करने पर, यानी कि इसको वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए 5 को 5 से जब हम गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 क्या है, दी गई संख्या है। ठीक है, तो परिभाषा समझ गए। वर्गमूल को सूचित करते हैं ऐसे। मान लीजिए कहेगा कि 16 का वर्गमूल निकालिए, तो 16 लिख करके आप इस तरह से लिख देंगे तो ये है वर्गमूल, यानी कि 16 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, देखिए 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4। ठीक है, और देखिए वर्गमूल के अंदर में अगर एक ही संख्या को दो बार गुना किया गया है, यानी कि इस संख्या का यहाँ पे पेयर बन रहा है। ठीक है, तो एक बाहर निकल जाता है, यानी कि 16 का वर्गमूल होगा 4। अब देखिए 4 को जब वर्ग करेंगे, यानी कि ये वर्गमूल है, और वर्गमूल को जब हम वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 4 चक 16, यानी कि दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो वही इस परिभाषा को यहाँ पे हम लिखे हैं, और उदाहरण में देखिए लिखे हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होगा, यानी कि 25 का वर्गमूल निकालना है 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि परिपूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। देखिए जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो उन्हें परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है ऐसा समझिए। मान लीजिए कि एक हम संख्या लेते हैं 16। ठीक है, अब ये 16 है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, अगर वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया, यानी कि पूर्णांक में निकल गया, पूर्णांक बोलते हैं देखिए 1 2 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो अगर वर्गमूल पूर्णांक में निकलता है तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या दिया गया है ये संख्या
परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो 16 के वर्गमूल कितना होगा, देखिए 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4। और हम आपको बताए कि वर्गमूल के अंदर में अगर एक संख्या को 2 बार गुना में लिखा हुआ है तो एक आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का पेयर बन रहा था तो एक बाहर निकल गया, यानी कि 16 का वर्गमूल होगा 4। और 4 पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 16 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब देखिए 18 परिपूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो देखिए 18 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ठीक है। 18 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 और 6 तिया 18। देखिए 2 का तो वर्ग नहीं हुआ, लेकिन 3 2 बार गुना में है, इसका वर्ग हो गया। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। देखिए 3 गुना 3 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 2। तो इसको पढ़ते हैं 3 का वर्ग बोलिए, चाहे इंग्लिश में बोलना तो 3 का स्क्वायर बोलिए, ठीक है। तो देखिए 2 का वर्ग नहीं हुआ, 3 का वर्ग हो गया है। इसका मतलब है कि इसके अंदर में 3 2 बार गुना में है तो 1 3 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं आएगा, ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। हम जानते हैं कि वर्गमूल से बाहर उसी को निकालते हैं जिसका पेयर हो। तो 2 का पेयर नहीं है, 2 सिंगल है, तो सिंगल बाहर नहीं निकलता, वो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो देखिए 18 का वर्गमूल पूरा नहीं निकला, ठीक है, पूर्णांक में नहीं निकला। तो हम कहेंगे कि 18 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। 25 परिपूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, इसको पता करते हैं। तो देखिए 25 का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल का एक नियम होता है कि अगर वर्गमूल के अंदर एक संख्या 2 बार गुना में लिखा हुआ है तो एक आप बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 को 2 बार यहाँ गुना में लिखा हुआ है तो एक 5 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 25 का वर्गमूल हुआ 5। और 5 देखिए पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं कि 25 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा निकलता हो उन्हें परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 25 एक संख्या आपको दिया हुआ है और बोलेगा कि बताइए 25 परिपूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकाले तो देखिए 5 निकल गया, पूरा निकल गया, इसलिए 25 क्या है, एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। चाहे आप अभाज्य गुणनखंड करके भी पता कर सकते हैं। जैसे देखिए 40 परिपूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 20 बार में कटेगा, 20 2 से 10 बार में कटेगा, 10 2 से 5 बार में कटेगा, 5 5 से 1 बार में कटेगा, यानी कि 40 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए इतना आया। इस सभी को गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। देखिए 2 3 बार है तो 3 बार गुना में लिखे, 5 एक बार है तो 1 बार लिखे। अब इसको पेयर बनाइए। देखिए 2 2 ये सामान्य अभाज्य गुणनखंड है तो इसका हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 2 का पेयर बन गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 का पेयर नहीं बना, अब कहीं 2 इसमें गुना में नहीं है इसलिए इसका पेयर नहीं बन रहा है, और 5 का भी पेयर नहीं बन रहा है, 5 भी इसमें सिंगल है, यानी कि 2 का वर्ग। देखिए 2 का तो एक पेयर बना, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बना और 5 का भी पेयर नहीं बना। तो हम कहेंगे कि 40 परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 का यहाँ पेयर नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक संख्या और लेते हैं। देखिए 36 परिपूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, इसको पता करते हैं। तो सबसे पहले हम 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 36 को 2 से पहले हम भाग लगाएंगे, 18 बार में कटेगा। 18 को 2 से भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा। 9 को 3 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। 3 को 3 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। यानी कि 36 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो आया है, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखिए 2 2 बार है तो 2 बार गुना किए, 3 2 बार है तो 3 को भी 2 बार गुना किए। देखिए समान जो अभाज्य गुणनखंड है उसका पेयर बनाइए।
तो 2 देखिए 2 बार है तो इसका एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। 3 का भी देखिए एक पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड है, समान अभाज्य गुणनखंड, उसका पेयर बन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई एक ऐसा भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है जिसका पेयर नहीं बना, सभी का पेयर बन गया, ठीक है। यानी कि देखिए 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग, दोनों का पेयर बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 36 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इसमें देखिए पेयर बन गया दोनों का, तो ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप समझ चुके होंगे कि परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए, वर्गमूल के गुण, यानी कि इसका कुछ गुण होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि वर्गमूल के अंदर में देखिए a गुना b है, a गुना b का वर्गमूल है, तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए वर्गमूल a गुना वर्गमूल b, ठीक है। यानी कि ये दोनों को आप अलग अलग गुना के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है इसको समझिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि वर्गमूल के अंदर में 4 गुना 5 लिखा हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल और गुना 5 का वर्गमूल, यानी कि इसको आप अलग लिख दीजिए, इसको अलग लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा लिखा जा सकता है, ये वर्गमूल के ये गुण होते हैं, ठीक है। फिर देखिए मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2 का वर्गमूल और 3 का वर्गमूल और बीच में गुना है, यानी कि 2 का वर्गमूल अलग है, 3 का वर्गमूल अलग है, दोनों को गुना किया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर में दोनों को हम गुना कर सकते हैं। देखिए 2 गुना 3, यानी कि वर्गमूल के अंदर में 2 तिया 6। देखिए वर्गमूल 2 का है और 3 का वर्गमूल है, तो दोनों को हम एक साथ वर्गमूल के अंदर में 6 लिख सकते हैं। तो ये नियम होते हैं, ठीक है, वर्गमूल के। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं कि यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा मिलता है। देखिए परिपूर्ण वर्ग संख्या, तो परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और कहता है कि परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो, जैसे देखिए क्या कह रहा है इसे, जैसे एक क्या है, तो एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। देखिए एक का अभाज्य गुणनखंड करिए तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि एक को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1 लिखिए, चाहे 1 गुना 1 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए 1 का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, यानी 1 का वर्ग, तो ये क्या है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 4 क्या है, तो 4 परिपूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो 2 समान अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका एक पेयर बन गया 2 का। तो अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में कोई खाली नहीं रहा, ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो देखिए 4 क्या है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 का पेयर बन गया है, सिंगल इसमें नहीं बचा कुछ अभाज्य गुणनखंड, तो परिपूर्ण वर्ग संख्या समझ गए। अब देखिए परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अगर शून्यों की संख्या सम हो, जैसे मान लीजिए कि 2 0 हो, तो देखिए शून्यों की संख्या क्या है, 2 है, और 2 क्या होता है, सम होता है। तो कहता है कि अगर परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम है तो इस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है। पूरा पूरा कहने का मतलब कि पूर्णांक में निकलता है। देखिए 400 का वर्गमूल निकालिए, पूरा पूरा निकलेगा। तो 400 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से कटेगा 200 बार में, 200 2 से कटेगा 100 बार में, फिर 100 2 से कटेगा 50 बार में, 50 2 से कटेगा 25 बार में, 25 5 से कटेगा 5 बार में, और 5 5 से कटेगा 1 बार में। जब अभाज्य गुणनखंड में सबसे नीचे 1 आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देखिए 400 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए ये सब आया है, तो इसको गुना के रूप में लिखते हैं सभी अभाज्य गुणनखंड को। तो 2 4 बार है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5।
देखिए दो दो का पेयर बन गया, फिर दो दो का पेयर बना, फिर पाँच पाँच का पेयर बना। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, हम इंग्लिश में पेयर बोल रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं जोड़ा बोलते हैं, युग में बोलते हैं, ठीक है। तो दो का पेयर बना, फिर दो का पेयर बना, फिर पाँच का पेयर बना। मतलब इसमें ऐसा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है जिसका पेयर नहीं बना, सभी का पेयर बन गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दो का वर्ग, इसको भी लिख सकते हैं दो का वर्ग, पाँच को भी लिख सकते हैं पाँच का वर्ग। तो इसमें जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं सभी का पेयर बन गया, ठीक है। तो देखिए जब पेयर है तो एक बाहर निकल जाता है। देखिए इसमें दो दो बार है तो एक दो बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से, ठीक है। फिर दो दो बार है तो एक दो बाहर निकल गया। पाँच का भी पेयर है तो एक पाँच बाहर निकल गया। तो दो दूनी का चार और चार पचे 20, यानी कि 400 का वर्गमूल कितना होगा 20 होगा। तो देखिए 20 पूरा पूरा निकल गया मान, यानी कि पूर्णांक में निकल गया, दशमलव में नहीं आया। तो वही ये नियम लिखा हुआ है कि यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या अगर सम हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, ठीक है। फिर एक उदाहरण देते हैं, देखिए 25 है परिपूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। और इसके अंत में शून्यों की संख्या देखिए हम लिखे हैं कितना 4, 1 2 3 4, शून्यों की संख्या 4 है यानी कि सम है। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा, दशमलव में नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए अगर 25 परिपूर्ण वर्ग संख्या है और यहाँ पे 3 शून्य रहा, ठीक है। परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या यहाँ पे कितना है 3 है, यानी कि विषम है, सम नहीं है, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा मिलता है, ठीक है। उदाहरण में देखिए हम दिए हैं आपको, जैसे एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है और इसके अंत में शून्यों की संख्या देखिए दो गो है, यानी कि दो क्या होता है सम होता है। तो जब इसका हम वर्गमूल निकाले तो देखिए 10 आया, यानी कि पूरा पूरा निकला वर्गमूल, दशमलव में नहीं आया। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए, इसमें हम लिखे हैं कि प्रत्येक सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम संख्या होती है, ठीक है। इसको समझिए, देखिए 4 हम लिए हैं उदाहरण में, 4 क्या है तो 4 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। और ये सम है, देखिए 4 क्या है सम है। तो जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल भी सम संख्या होती है। देखिए सम संख्या ही आया है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। यानी कि अगर कोई परिपूर्ण वर्ग संख्या सम हो और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का जो मान आएगा वो भी सम संख्या ही होता है, ठीक है, ये विषम संख्या नहीं होगा। फिर एक उदाहरण देखिए, जैसे 16 परिपूर्ण वर्ग संख्या है और सम भी है, 16 सम संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकालिए। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 4 क्या है सम संख्या है। यानी कि अगर सम संख्या है और उसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो वर्गमूल भी सम संख्या ही होती है, ये नियम है। फिर देखिए 25 सम है कि विषम है, तो 25 विषम संख्या है, ठीक है। और ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकालिए। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो देखिए 5 भी विषम है। तो विषम संख्या का अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल भी विषम संख्या ही होती है। अगर सम संख्या है और उसका वर्गमूल आप निकाल रहे हैं तो वर्गमूल भी सम संख्या होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम संख्या होती है। जैसे देखिए 4 सम संख्या है, इसका वर्गमूल निकाले तो 2 आया, 2 भी सम संख्या है। फिर देखिए 16 एक सम संख्या है और इसका वर्गमूल आया 4, तो 4 भी सम संख्या है। यानी कि सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। आगे देखिए इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे लिखे हैं कि प्रत्येक विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या का उदाहरण देखिए यहाँ पे हम दिए हैं कि 25 एक विषम संख्या है और इसका वर्गमूल निकाले तो 5 आया है जो कि विषम है। तो विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होती है। विषम संख्या का एक और उदाहरण देते हैं, जैसे देखिए
81। 81 विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। और इसका वर्गमूल निकालिए, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। तो 9 भी विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होती है, ठीक है। तो ये दोनों भी कंसेप्ट को आपको पता होना चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद एक और हम वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 3.2 का, और उसमें सब कुछ हम कवर कर देंगे, ठीक है।